हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया, फैकल्टी जूलॉजी। पिछले कुछ लेक्चर्स में आप पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जिसमें जंतुओं का अलग अलग संघों में और उनको फिर अलग अलग क्लासेस में उनका क्लासिफिकेशन, उनके जनरल कैरेक्टर्स ये आप पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स में 4 फाइलम की स्टडी आपने कर ली: प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंटेटा एंड टीनोफोरा। क्लियर यहाँ तक? ये चारों इन्वर्टिब्रेट फाइला जो है वो कैसे हैं? ये लोअर इन्वर्टिब्रेट फाइला है जिनमें नॉन कोर्डेटा के एडवांस कैरेक्टर नहीं होते। क्लियर? इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन जंतुओं के अंदर कॉम्प्लिकेशन आते रहेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो आपने पोरीफेरा, स्लेंटेटा, टीनोफोरा पढ़ा। इसके बाद में अगला जो नेक्स्ट फाइलम है इसका वो है प्लेटीहेल्मिन्थिस। हेल्मिन्थिस जंतुओं को, जो हेल्मिन्थिस लाइक बॉडी जिनकी होती है, वर्म लाइक जिनकी बॉडी होती है, उन जंतुओं को 2 अलग अलग संघों में बांट दिया अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी शेप। उनके शरीर के आकृति के आधार पर इनको 2 में बांट दिया, एक प्लेटीहेल्मिन्थिस और दूसरे होते हैं एस्केल्मिन्थिस। क्लियर यहाँ तक? प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्केल्मिन्थिस में इनकी बॉडी शेप में ये डिफरेंस होता है। दोनों की बॉडी वर्म लाइक है, इसलिए दोनों है तो हेल्मिन्थिस। समझ में आ गई? दोनों वर्म लाइक बॉडी होने के कारण है दोनों हेल्मिन्थिस, लेकिन इनके अंदर एक जो है वो ग्रुप ऐसा है जिसमें जंतुओं का आकार पृष्ठ अधर सतह से चपटा है, इसलिए वो प्लेटीहेल्मिन्थिस में रख दिए। और दूसरे जिनका शरीर जो है वो ऊपर से नीचे तक गोल शरीर होता है, राउंड बम होते हैं, उनको एस्केल्मिन्थिस नाम दे दिया। क्लियर यहाँ तक? ऐसे इनके अंदर जो है वो 2 अलग अलग इसके फाइलम बना दिए, प्लेटीहेल्मिन्थिस और दूसरा एस्केल्मिन्थिस। क्लियर? हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर जो है वो आप देखें कि इसमें 2 टर्म है, प्लेटी प्लस हेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस में ये 2 टर्म है, प्लेटी प्लस हेल्मिन्थिस। इनके अंदर आप देखें प्लेटी प्लस हेल्मिन्थिस में प्लेटी मीन्स फ्लैट, चपटे। प्लेटी मीन्स फ्लैट या चपटे और हेल्मिन्थिस कृमि। तो चपटे शरीर वाले सभी कृमि रूपी जंतुओं को प्लेटीहेल्मिन्थिस फाइलम में रखा गया। तो विशेष लक्षण इसका ये हो गया कि इनके अंदर शरीर जो है वो इनका पृष्ठ अधर सतह से चपटा होता है और ये कृमि रूपी जंतु होते हैं। तो कृमि रूपी शरीर वाले ऐसे चपटे जंतुओं को सबको प्लेटीहेल्मिन्थिस फाइलम में रख दिया। अब आप इसमें देखें कि जो प्लेटीहेल्मिन्थिस जंतु होते हैं, इन प्लेटीहेल्मिन्थिस जंतुओं का नाम प्लेटीहेल्मिन्थिस किसने दिया? गेगेनबर्ग ने। इन जंतुओं का नाम जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थिस दिया था गेगेनबर्ग ने। गेगेनबर्ग ने इन जंतुओं को प्लेटीहेल्मिन्थिस इनकी फ्लैट बॉडी के कारण, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होने के कारण इनको प्लेटीहेल्मिन्थिस नाम दिया था। क्लियर? अब इसमें हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर प्लेटीहेल्मिन्थिस के। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस के जनरल कैरेक्टर या सामान्य लक्षण अगर आप देखें, सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है वो जनरली कैसे आवास में होते हैं? सबसे पहले वही सामान्य लक्षणों में जो आप पोरीफेरा, स्लेंटेटा में पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले आवास और स्वभाव। तो ये जंतु जो है वो एक तो कैसे आवास में होते हैं? अधिकांश परजीवी होते हैं, कुछ इसमें जलीय होते हैं। क्लियर? तो जलीय होंगे वो स्वतंत्र जीवी। ठीक है? तो ये इनमें अधिकांश जलीय, अधिकांश परजीवी व कुछ स्वतंत्र जीवी होंगे। तो जो स्वतंत्र जीवी होंगे वो सामान्यतः जलीय आवासों में पाए जाएंगे। तो ये अधिकांशतः परजीवी और कुछ स्वतंत्र जीवी होंगे। और इसके साथ साथ स्वभाव में अगर आप देखें तो ये एकल होते हैं, ग्रुप में नहीं रहते। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर आप बताओगे तो कौन सा लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन लेवल का। स्लेंटेटा में, पोरीफेरा में
पोरीफेरा में सेलुलर लेवल, स्लेंटेटा टीनोफोरा में टिश्यू लेवल। इनके अंदर देखेंगे तो ऑर्गन लेवल या अंग स्तर का शारीरिक संगठन होगा। तो ऑर्गन लेवल का जो है वो शारीरिक संगठन होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो आपको बतानी है इनकी जर्म लेयर और सिमेट्री। जर्म लेयर और सिमेट्री के आधार पर अगर आप देखें तो जर्म लेयर इनमें तीनों होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसके आधार पर ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरल सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सममित। तो ये इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। तो इससे पहले तक आप देख रहे थे पोरीफेरा एसिमेट्रिकल और स्लेंटेटा टीनोफोरा रेडियल सिमेट्रिकल थे। ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, तीनों जर्म लेयर होंगे। ये पॉइंट आप यहां से स्टार्ट करके और ये कोर्डेटा तक आपके ये सिस्टम चलेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। एक इसमें एक्सेप्शन बीच में आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा, जिसमें इकाइनोडर्मेटा के लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री और एडल्ट में जो है वो रेडियल सिमेट्री होती है। क्लियर यहां तक? तो इसमें कोर्डेटा तक आप ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, केवल एक छोड़कर इकाइनोडर्मेटा को। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि इकाइनोडर्मेटा का लार्वा केवल बाइलेटरल है और एडल्ट ये इसमें रेडियल सिमेट्रिकल है। क्लियर यहां तक? तो इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और बाइलेटरल सिमेट्री होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो और क्या बताएंगे, एक इनके अंदर जो है वो सिमेट्री के बाद आप बता सकते हैं इन जंतुओं के अंदर सिलोम कैसी होती है, और उसके साथ साथ ये प्रोटोस्टोमिया होते हैं या ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ गया। आहार नाल भी इनके अंदर विकसित है, तो आहार नाल भी इनमें पाई जाती है और उसके साथ साथ ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ साथ में इंक्लूड करेंगे हम इसकी सिलोम के बारे में और माउथ और ओरिजिन के बेस पर। क्लियर यहाँ तक? तो सिलोम के अकॉर्डिंग ये ए सिलोमेट होते हैं, सिलोम नहीं पाई जाती, और ए सिलोमेट, सुडोसिलोमेट और साइजोसिलोमेट, यहाँ तक के जंतु सारे प्रोटोस्टोमिया होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से मुख की उत्पत्ति होती है। क्लियर यहाँ तक? तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, और सिलोम के आधार पर अगर आप देखें तो ए सिलोमेट एंड प्रोटोस्टोम्स, ए सिलोमेट एंड प्रोटोस्टोम्स, तो प्रोटोस्टोमिया होंगे और ए सिलोमेट होंगे, सिलोम नहीं पाई जाती। उसके बाद इनके अंदर बॉडी प्लान अगर आप देखें इनका तो ब्लाइंड सेक प्रकार का बॉडी प्लान होगा कि इन जंतुओं के अंदर कुछ में आहार नाल होती ही नहीं है, जैसे सिस्टोडा इसकी क्लास होगी उसमें आहार नाल होती नहीं है, और ट्रिमेटोडा और टर्बिलेरिया के अंदर जो आहार नाल होगी वो अपूर्ण आहार नाल होती है जिसमें केवल मुख होता है, गुदा नहीं पाई जाती। क्लियर यहाँ तक? तो इस आधार पर जो है वो कैसे होंगे ये इस आधार पर जो है वो ब्लाइंड सेक टाइप का इनमें बॉडी प्लान होगा, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सेक टाइप का जो है वो इनमें बॉडी प्लान होगा। उसके बाद अगर आप देखें इनके अंदर जो है वो बॉडी शेप, तो बॉडी शेप जो है वो जनरली कैसी होती है इनकी, ये वर्म लाइक या क्रेमी रूपी शरीर होता है जो पृष्ठ अधर सतह से चपटा होता है। क्लियर यहाँ तक? तो वर्म लाइक बॉडी होगी या क्रेमी रूपी शरीर है जो पृष्ठ अधर सतह से चपटा होता है। तो इसमें शरीर के बारे में बताएंगे तो क्रेमी रूपी शरीर जो पृष्ठ अधर सतह से चपटा होता है, क्रेमी रूपी शरीर और पृष्ठ अधर सतह से चपटा, तो ये क्रेमी रूपी शरीर होगा जो पृष्ठ अधर सतह से चपटा होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसमें क्रेमी रूपी शरीर होगा इसका जो पृष्ठ अधर सतह से चपटा होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसमें इसका शरीर का बता दिया कि क्रेमी रूपी शरीर है जो पृष्ठ अधर सतह से चपटा होगा। इसके बाद शरीर के बाद जो है वो इनमें स्केलेटन, अगर इनका स्केलेटन आप देखें तो इन जंतुओं के अंदर प्लेटिहेल्मिन्थेस में इनका खुद का बॉडी फ्लूइड जो है उसकी टर्जिडिटी ही इनकी शेप को मेंटेन करती है। समझ में आ गई? इसकी स्फीतिता
या टर्जिडिटी की शेप को मेंटेन करती है, इसलिए क्या कहेंगे इस तरह के स्केलेटन को? हाइड्रोस्केलेटन। क्लियर यहां तक? इस तरह का स्केलेटन जो है वो क्या होगा? हाइड्रोस्केलेटन होगा। तो ये इनके अंदर जो है वो हाइड्रोस्केलेटन होगा। एक ये पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं इस कारण से इन जंतुओं के अंदर गमनांगों का अभाव होता है। क्लियर यहां तक? पैरासाइट होने के कारण जो है वो ये गमन करके नहीं जा सकते, गमनांगों का इनमें अभाव होता है, और गमनांगों का अभाव होने के कारण ये इनमें जो है वो केवल ये हुक और चूसक के द्वारा केवल वहां पे ये चिपके रहते हैं, परपोषिकियांत में गमन अंग इनमें नहीं पाए जाते। और जो स्वतंत्र जीवी होते हैं उन जंतुओं के अंदर गमन के लिए सीलिया पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? स्वतंत्र जीवी जंतुओं में गमन के लिए सीलिया होंगे। तो गमनांग सामान्यतः अनुपस्थित होंगे परजीवी में। गमनांग जो है वो परजीवी में एब्सेंट, गमनांग परजीवी में एब्सेंट, परजीवी में एब्सेंट, और जो कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं उनमें सीलिया होगा। परजीवी जंतुओं में गमनांग जो है वो नहीं पाए जाएंगे, और जो स्वतंत्र जीवी होते हैं उन जंतुओं में गमन अंग सीलिया होते हैं। क्लियर? एक इन जंतुओं के अंदर जो है वो स्पष्ट सिर का विभेदन जो है वो पहली बार इन्हीं जंतुओं के अंदर देखा गया था, जिसको सिरोभवन या सिफिलाइजेशन कहेंगे। क्लियर यहां तक? तो सिरोभवन या सिफिलाइजेशन जो है वो भी इनके कुछ जंतुओं में पाया जाता है। सिफिलाइजेशन, तो ये इनमें सिफिलाइजेशन या सिरोभवन जो है वो इनके कुछ जंतुओं में पाया जाता है। सिफिलाइजेशन या सिरोभवन पाया जाएगा। सिफिलाइजेशन या सिरोभवन का मतलब है स्पष्ट सिर का पाया जाना। तो सिर जो है वो स्पष्ट रूप से विभेदित पहली बार इन प्लेटीहेल्मिन्थिस जंतुओं के अंदर ही देखा गया था। क्लियर यहां तक? जो स्कोलेक्स के रूप में इनके अंदर पाया जाता है, जैसे ये फेशियोला इसमें ऐसे होगा और उसमें स्कोलेक्स के रूप में होगा। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें सिफिलाइजेशन या इनके अंदर जो है वो सिरोभवन पहली बार देखा गया। क्लियर यहां तक? इसके बाद इनके अंदर जो है वो आहार नाल बताएंगे। तो कैसी होती है इनमें? अपूर्ण आहार नाल होगी। इनमें अपूर्ण आहार नाल होगी। अपूर्ण आहार नाल जो सिस्टोडा में एब्सेंट होती है, अपूर्ण आहार नाल, और इसी की सिस्टोडा जो क्लास है उसमें एब्सेंट होती है आहार नाल। क्लियर यहां तक? तो ये अपूर्ण आहार नाल होगी और सिस्टोडा क्लास के जंतुओं में आहार नाल एब्सेंट होती है। क्लियर यहां तक? तो ये अपूर्ण आहार नाल और सिस्टोडा में एब्सेंट होगी। इसके बाद जो है वो इसमें क्या बताएंगे? नेक्स्ट इसमें जो है वो डाइजेशन किस टाइप का होगा इनमें? डाइजेशन जो है वो जनरली इनमें कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, और कुछ के अंदर जो है वो क्या होता है इनमें? डाइजेस्टेड फूड को ही एब्जॉर्ब करते हैं। जिसमें आहार नाल नहीं होती वो केवल डाइजेस्टेड फूड को ही एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें डाइजेशन होता ही नहीं है। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो पाचन इनके अपूर्ण आहार नाल में होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसके बाद जो है वो रेस्पायरेशन अगर बताएं तो श्वसन। देखिए आप कंपैरिजन उन्हीं से करते चल रहे हैं आगे से आगे। नेक्स्ट बताएंगे अपने रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन या श्वसन के लिए जो है वो क्या बताओगे इनमें? रेस्पायरेशन या श्वसन अंग के लिए इन जंतुओं के अंदर इनकी सामान्य सतह से ही ये श्वसन कर सकते हैं, और जो अंतः परजीवी होते हैं उनमें अवायवीय श्वसन होता है। क्लियर यहां तक? तो ये श्वसन या रेस्पिरेशन जो है वो सामान्य सतह से करेंगे। रेस्पिरेशन सामान्य सतह से, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो टीनोफोरास फाइलम तक सामान्य सतह से ही श्वसन हो रहा था। क्लियर यहां तक? तो श्वसन सामान्य सतह से विसरण विधि के द्वारा होगा, और जो अंतः परजीवी है उनमें श्वसन अवायवीय होगा, उनके अंदर एक्सचेंज नहीं होता अंतः परजीवी। तो एंडोपैरासाइट जो होंगे उनमें अवायवीय श्वसन होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, उनमें
अवायवीय श्वसन। श्वसन के बाद जो है वो नेक्स्ट बताएंगे इनमें उत्सर्जन। तो एक्सक्रीशन जो है वो किससे होगा? तो आपने सिलेंटेटा में, टीनोफोरा में, पोरीफेरा में, इनके अंदर आपने पढ़ा है कि कोई भी उत्सर्जी अंग उनमें नहीं पाया जाता। क्लियर यहाँ तक? तो उन जंतुओं में उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता, वो केवल सामान्य सतह से ही श्वसन और उत्सर्जन दोनों कार्य करते हैं। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थिस जंतुओं में उत्सर्जी अंग विकसित हो जाता है, जो क्या होते हैं इनमें? प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट। क्लियर यहाँ तक? तो इन जंतुओं में उत्सर्जन जो है वो फ्लेम सेल्स, उत्सर्जन फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स, समझ गए? फ्लेम सेल्स को क्या कहेंगे? सोलेनोसाइट्स। तो इनमें उत्सर्जन जो है वो फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट से, जिन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया कहेंगे। तो ये इनके अंदर जो है वो उत्सर्जन होता है। समझ में आ गई? तो इनमें उत्सर्जन की जो क्रिया होगी या उत्सर्जन एक्सक्रीशन जो होगा वो किससे होता है? फ्लेम सेल से, सोलेनोसाइट से या प्रोटोनेफ्रिडिया से इनमें उत्सर्जन होता है। तो ये इनके अंदर जो है वो एक्सक्रीशन होगा इसका फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया से। इसके बाद जो है वो देखिए आप पाचन देख लिया आपने, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनके अंदर परिसंचरण तंत्र जो है वो विकसित नहीं होता है। उसके बाद बताएंगे इसका तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम जो आपने सिलेंटेटा, टीनोफोरा में देखा था, उनमें जो है वो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र जो है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम था और वो नर्व नेट के रूप में पाया जाता था। इनके अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है वो इसमें किस टाइप का होता है? लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होगा। लेडर लाइक मीन्स सीढ़ी नुमा तंत्रिका तंत्र होता है इनमें। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे? नर्वस सिस्टम इसका लेडर लाइक होता है। लेडर लाइक नर्वस सिस्टम, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम में ये होता है कि इनके अंदर जो दो अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं जो है वो पूरे शरीर के अंदर इस तरीके से पाई जाएंगी और जगह जगह पे वो अनुप्रस्थ तंत्रिकाओं के द्वारा जुड़ी रहेंगी। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से जो है वो इनमें लेडर लाइक या सीढ़ी नुमा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक? इनके शरीर की पूरी लंबाई के अंदर जो है वो दो अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं जो है वो एक्सटेंड होती है और वो दोनों अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं आपस में ट्रांसवर्स नर्व के द्वारा या अनुप्रस्थ तंत्रिका के द्वारा आपस में कनेक्ट होती हैं, जिससे लेडर लाइक इनका नर्वस सिस्टम बन जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो इनमें लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें और क्या बताएंगे? ये इसका नर्वस सिस्टम के बारे में बता दिया। और इन जंतुओं के अंदर परजीवी अनुकूलन के रूप में हुक और चूसक पाए जाते हैं और कुछ के अंदर त्वचा पर इनमें क्यूटिकल का आवरण भी पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनमें जो है वो परजीवी अनुकूलन के रूप में, परजीवी अनुकूलन जो है वो इनमें क्या होते हैं? परजीवी अनुकूलन, हुक और चूसक, हुक एंड सकर्स होंगे, हुक एंड सकर्स। और दूसरा इसके साथ साथ जो है वो इनके शरीर पर या इनकी त्वचा पर जो है वो क्यूटिकल का आवरण होता है। क्यूटिकल का आवरण होता है। तो त्वचा पर क्यूटिकल का आवरण जो है वो किस में सहायक होता है इनके? तो त्वचा पर जो क्यूटिकल का आवरण है वो इनको परपोषी के पाचक एंजाइमों से इनकी सुरक्षा करता है। क्लियर यहाँ तक? ये इनके अंदर परजीवी अनुकूलन होते हैं, इनके अंदर हुक और चूसक पाए जाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो, ये रोस्टेलम है इसका, ये इसके चूसक है। इसमें ये चूसक हो गया इसका ओरल शक्कर, एक ये स्टेटाबुलम, ये शक्कर हो गया इसका। क्लियर यहाँ तक? इस टाइप से जो है वो इनमें परजीवी अनुकूलन जो है वो क्या होता है? इनमें हुक और चूसक पाए जाते हैं और कुछ में इसके साथ साथ क्यूटिकल पाई जाती हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे? इनमें प्रजनन के आधार पर ये जंतु जो है वो कैसे होते हैं? द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होते हैं और इसके साथ साथ इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं, जिनके अंदर इन जंतुओं में सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो कैसे होंगे ये? बाइसेक्सुअल होंगे,
बाइसेक्सुअल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बाइसेक्सुअल इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये बाइसेक्सुअल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद तो ये द्विलिंगी होंगे और आंतरिक निषेचन होता है इनमें। अब वो निषेचन जो है वो इनमें सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है। सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा इनमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसमें क्या बताएंगे, तो एक तो ये द्विलिंगी होंगे और आंतरिक निषेचन होगा। निषेचन जो है वो इनके अंदर स्व निषेचन भी हो सकता है और पर निषेचन भी होता है। मोस्टली इनमें स्व निषेचन ही हो जाता है। क्लियर यहाँ तक। और डेवलपमेंट जो होगा वो भी इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के डेवलपमेंट होंगे। इसकी जो टर्बिलेरिया क्लास है उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा जिसमें कोई भी लार्वा नहीं बनता। और ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा जो क्लास है उनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के लार्वा बनते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इसमें डेवलपमेंट होंगे। डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वा नहीं बनेगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरह के कई लार्वल स्टेज बनती हैं। क्लियर यहाँ तक। जैसे इसमें जो है वो फेशियोला में अगर आप देखें तो फेशियोला में कई तरह के लार्वा बनते हैं जिनके अंदर इनके अंदर जो है वो स्पोरोसिस्ट लार्वा, मेरेसिडियम लार्वा है, सर्केरिया लार्वा, मेटा सर्केरिया लार्वा है। क्लियर। इनके अंदर जो है वो सिस्टिसर्कस लार्वा, ओंकोस्फेयर लार्वा, ब्लैडर वर्म लार्वा, ये इनके अंदर जो है वो अलग अलग इनकी लार्वल स्टेज बनती है। क्लियर यहाँ तक। तो ये इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होंगे और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में अलग अलग प्रकार के लार्वा, और ये भी है कि इनके अंदर एक ही जंतु में भिन्न भिन्न लार्वल स्टेज बनती हैं। ये जो आपको बता रहा हूँ ओंकोस्फेयर है, ब्लैडर वर्म है, सिस्टिसर्कस लार्वा है, ये पर्टिकुलर एक ही जंतु की है, फेशियोला के अंदर ही बनती है। ये अलग अलग उसकी स्टेजेस होती हैं, लार्वल स्टेजेस हैं। क्लियर यहाँ तक। तो ये इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। क्लियर यहाँ तक। एक इन जंतुओं के अंदर जो टर्बिलेरिया है उनमें रीजनरेशन की पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इनमें रीजनरेशन या पुनरुद्ध भवन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। टर्बिलेरिया का एक जंतु है ड्यूजेशिया या प्लेनेरिया। तो इनके अंदर जो ड्यूजेशिया या प्लेनेरिया होता है उस जंतु के अंदर पुनरुद्ध भवन की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। क्लियर यहाँ तक। तो ये आप यहाँ तक देख रहे हैं सारा क्या होगा इसका जनरल कैरेक्टर ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थिस। तो प्लेटिहेल्मिन्थिस जंतुओं के सामान्य लक्षण। अब इसके बाद जो है वो इसमें पढ़ेंगे अपने अलग अलग इनकी क्लासेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थिस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थिस। तो प्लेटिहेल्मिन्थिस के क्लासिफिकेशन में इसको भी कितनी क्लास में बांट दिया, 3 क्लासेस में इसको बांटा गया है। तो इसमें क्लासिफिकेशन, तो प्लेटिहेल्मिन्थिस को जो क्लासिफाई किया है, वर्गीकरण इसका किया गया है, तो कितनी क्लासेस में इसको क्लासिफाई कर दिया, 3 क्लास में इनको क्लासिफाई किया गया है। ये 3 क्लासेस हैं टर्बिलेरिया, इसकी 3 क्लासेस हैं टर्बिलेरिया, दूसरी क्लास ट्रीमेटोडा, टर्बिलेरिया, ट्रीमेटोडा एंड सिस्टोडा। ये इसमें नेक्स्ट क्लास इसकी सिस्टोडा। तो ऐसे इसको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है, टर्बिलेरिया, ट्रीमेटोडा एंड सिस्टोडा। अब आप इन तीनों क्लासेस में देखें क्या मेजर डिफरेंस है। टर्बिलेरिया जो जंतु होते हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं। टर्बिलेरिया जंतु स्वतंत्र जीवी होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो जाएगा, ये स्वतंत्र जीवी, ये
स्वतंत्र जीवी या फ्री लिविंग होते हैं। ट्रीमेटोडा एंडो एंड एक्टो पैरासाइट, ट्रीमेटोडा एंडो एंड एक्टो पैरासाइट, और सिस्टोडा भी एंडो पैरासाइट। तो ये इसमें एंडो एंड एक्टो पैरासाइट और सिस्टोडा एंडो पैरासाइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें टर्बिलेरिया जंतुओं में ये स्वतंत्र जीवी है इसलिए इनके अंदर गमनांग पाए जाएंगे, सीलिया। तो इनके अंदर जो है वो गमनांग सीलिया होंगे, गमनांग सीलिया पाए जाएंगे। और इनके अंदर जो है वो गमनांग सीलिया नहीं होते हैं, इनमें गमनांगों का अभाव होगा, इसमें गमन अंग एब्सेंट होंगे और सिस्टोडा में भी गमन अंग एब्सेंट होंगे। क्लियर यहां तक? इनके अंदर गमनांग सीलिया पाए जाते हैं, इन दोनों में गमनांग नहीं पाए जाते क्योंकि दोनों ही पैरासाइट है। इससे आगे चलें, इन जंतुओं के अंदर जो टर्बिलेरिया जंतु है, इन जंतुओं में अपूर्ण आहार नाल होती है और ट्रीमेटोडा के अंदर जो है वो अपूर्ण आहार नाल होती है, सिस्टोडा में आहार नाल होती नहीं है। क्लियर यहां तक? तो इनमें अपूर्ण आहार नाल, अपूर्ण आहार नाल, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, और ट्रीमेटोडा में भी अपूर्ण आहार नाल, इनमें भी अपूर्ण आहार नाल होगी और इनमें आहार नाल एब्सेंट होगी, इनमें आहार नाल एब्सेंट होगी। क्लियर यहां तक? तो इनमें अपूर्ण आहार नाल, इनमें अपूर्ण आहार नाल और इनमें आहार नाल एब्सेंट हो जाएगी। क्लियर यहां तक? समझ रहे हो इस बात को? तो अपूर्ण आहार नाल, अपूर्ण आहार नाल और आहार नाल एब्सेंट हो गई। इसके बाद आगे देखें, एक इनके अंदर जो है वो शरीर में खंडी भवन, इनके अंदर जो है वो टर्बिलेरिया और ट्रीमेटोडा जंतुओं के अंदर शरीर अखंडित होता है, एसेगमेंटेड होता है, लेकिन सिस्टोडा में जैसा आप इसमें देख रहे हो ये इनके अंदर जो है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है, लेकिन सेगमेंट्स कौन से होंगे? सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें नहीं होता। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें ए सेगमेंटेड बॉडी, इनमें ए सेगमेंटेड बॉडी, इनके अंदर भी ए सेगमेंटेड बॉडी, ए सेगमेंटेड बॉडी, और ये सुपरफिशियली सेगमेंटेड, सुपरफिशियली सेगमेंटेड होंगे। तो ये इनमें जो है वो सेगमेंटेड बॉडी, ये सॉरी ए सेगमेंटेड बॉडी, इनमें ए सेगमेंटेड बॉडी, इनमें सुपरफिशियली सेगमेंटेड बॉडी होती है। क्लियर यहां तक? एक आप इसमें बता सकते हो, टर्बिलेरिया स्वतंत्र जीवी है इसलिए इनमें हुक एंड सकर्स दोनों ही एब्सेंट होंगे। ट्रीमेटोडा में हुक और सकर्स पाए जाएंगे, सिस्टोडा के अंदर भी हुक एंड सकर्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर यहां तक? तो इसमें हुक एंड सकर्स, हुक और चूसक, हुक एंड सकर्स एब्सेंट। क्लियर यहां तक? तो इनमें हुक एंड सकर्स एब्सेंट होंगे, इनमें हुक एंड सकर्स प्रेजेंट होंगे और इनमें हुक एंड सकर्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर यहां तक? ये नेक्स्ट डिफरेंस होगा इनमें, इनमें हुक एंड सकर्स एब्सेंट, इनमें प्रेजेंट होंगे, इनमें हुक एंड सकर्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर यहां तक? इसके बाद आप नेक्स्ट देखें, एक टर्बिलेरिया में इनडायरेक्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा नहीं बनता। ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें अलग अलग जंतुओं में अलग अलग लार्वा बनते हैं। क्लियर यहां तक? तो इसमें टर्बिलेरिया में डायरेक्ट डेवलपमेंट, टर्बिलेरिया में डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और इनमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा जिसमें लार्वा बनेगा। क्लियर यहां तक? ये इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होंगे इनमें। इसके बाद इनके एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एग्जाम्पल में कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? टर्बिलेरिया में एग्जाम्पल प्लेनेरिया या ड्यूजेशिया,
और एक कॉन्वोल्वेटा। इसमें आप देखें टर्बिल एरिया में एग्जाम्पल अगर आप देखें तो टर्बिल एरिया का एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन से होते हैं, एक तो प्लेनेरिया, दूसरा नाम इसका होता है ड्यूजेशिया, प्लेनेरिया या ड्यूजेशिया। तो प्लेनेरिया या ड्यूजेशिया, प्लेनेरिया के अंदर जो है वो पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। क्लियर यहाँ तक? तो इनके अंदर जो है वो रिजनरेशन पावर, पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ही अधिक रिजनरेशन पावर होती है कि अगर छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ के फेंक दें तो हर टुकड़ा जो है वो नया प्लेनेरिया बना सकता है। क्लियर यहाँ तक? तो प्लेनेरिया या ड्यूजेशिया। और दूसरा इसका एग्जाम्पल जो है वो आप दे सकते हैं कॉन्वोल्वेटा। तो ये इसमें एग्जाम्पल होंगे टर्बिल एरिया के। ट्रीमेटोडा के अंदर एग्जाम्पल जो है वो एक तो फेशियोला हिपेटिका। तो एक एग्जाम्पल तो इसका फेशियोला हिपेटिका, जिसका कॉमन नेम लीवर फ्लूक, फेशियोला हिपेटिका कॉमन नेम लीवर फ्लूक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें एक सिस्टोसोमा कॉमन नेम ब्लड फ्लूक, सिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक। एक पैरागोनिमस ये लंग फ्लूक, पैरागोनिमस लंग फ्लूक। ये सारे जो है वो इसके एग्जाम्पल होंगे ट्रीमेटोडा के। सिस्टोडा के अंदर आप एग्जाम्पल देखें तो एक तो टीनिया सोलियम, इसका एग्जाम्पल टीनिया सोलियम, इसका कॉमन नेम सुअर मांस पिताकृमि, क्या कहेंगे इसको, पोर्क टेपवर्म, सुअर मांस पिताकृमि या पोर्क टेपवर्म। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो इसका टीनिया सैजिनेटा, गोमांस पिताकृमि, क्या कहेंगे इसको, बीफ टेपवर्म, गोमांस पिताकृमि या बीफ टेपवर्म। हाइमेनोलेपिस ये ड्वार्फ टेपवर्म। उसके अलावा जो है वो एक डॉग टेपवर्म होता है, इकाइनोकोकस, ये डॉग टेपवर्म है। ये सारे जो है वो इसके एग्जाम्पल होंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसमें प्लेटिहेल्मिन्थेस का जो है वो क्या हो गया, प्लेटिहेल्मिन्थेस जंतु जो है इनके जनरल कैरेक्टर हो गए और उसके साथ साथ इसके क्लासिफिकेशन और इनके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर? इसमें देखिए कुछ इससे रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। जैसे टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम जो है इसमें बॉडी 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। स्कोलेक्स पार्ट जो है इसमें ये होता है रोस्टेलम, जिसमें हुक लगे होते हैं जिससे ये इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट के रूप में चिपक सकते हैं। और उसके बाद जो है वो ये इनके अंदर इसके सकर्स होंगे। यहाँ से ये इसका जो नेक रीजन है उस नेक रीजन में लगातार नए नए सेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती रहती है, इसलिए नेक पार्ट को इसका इलोंगेशन रीजन भी कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? ये पूरा जो है उसके बाद स्ट्रोबिला है जिसके अंदर मेल और फीमेल प्रोग्लोटिड होते हैं। मेल प्रोग्लोटिड में टेस्टिस बनते हैं इनके मेल गोनेड, फीमेल प्रोग्लोटिड में इनके फीमेल गोनेड बनते हैं, ओवरी। और इनके जो लास्ट सेगमेंट है, ये जो लास्ट बड़े सेगमेंट है, इन लास्ट बड़े सेगमेंट को क्या कहेंगे, ग्रेविड प्रोग्लोटिड। ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड है, इन ग्रेविड प्रोग्लोटिड के अंदर फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड है वो इसकी बॉडी से सेपरेट होते रहते हैं। इनका बॉडी से सेपरेशन जो है उसको क्या कहा जाता है, एपोलाइसिस। ये इनके अंदर जो है वो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, द सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड फ्रॉम देयर बॉडी। ग्रेविड प्रोग्लोटिड का इनके शरीर से पृथक होना क्या कहलाता है, एपोलाइसिस कहेंगे इसको। और
ये इनके अंदर जो है वो ग्रेविड प्रोग्लोटिड पृथक होके किसमें चले जाएंगे, ये इनके अंदर मल के साथ जो है वो बाहर आ जाते हैं, जिनको सुअर जो है इनके सेकेंडरी होस्ट वो इनको खाते हैं, उसके साथ ही ये प्रोग्लोटिड उनके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। वहां जाने के बाद में वो वहां अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करेंगे। क्लियर यहां तक? तो ये आपको ध्यान होगा, ये भी डाइजेनेटिक होते हैं, ये भी डाइजेनेटिक होते हैं। ये डाइजेनेटिक होते हैं, दो प्रपोषों में किस किस में अपने जीवन चक्र को पूरा करेंगे। टीनिया सोलियम जो है वो अपने जीवन चक्र को दो प्रपोषों में पूरा करेंगे। एक तो प्राइमरी होस्ट जो है वो इसमें ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट पिग होगा। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट इसमें पिग होता है। इसके अंदर चार जो है वो इसकी लार्वल स्टेज होती है। इनकी चार लार्वल स्टेज में जो है वो कौन कौन सी होगी इनकी, ऑन्कोस्फीयर, हेक्साकैंथ, ब्लैडर वर्म और सिस्टीसर्कस लार्वा। क्लियर यहां तक? ये इनके अंदर जो है वो इनकी चार लार्वल स्टेज कौन कौन सी है, ऑन्कोस्फीयर, हेक्साकैंथ, सिस्टीसर्कस, ब्लैडर वर्म और सिस्टीसर्कस लार्वा। क्लियर यहां तक? इनका जो सिस्टीसर्कस लार्वा है ये प्राइमरी होस्ट को, ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, और ऑन्कोस्फीयर लार्वा है वो इसके सेकेंडरी होस्ट पिग को इन्फेक्ट करता है। क्लियर यहां तक? ये इसमें बता दिया। टीनिया सोलियम में एक फेशियोला हेपेटिका से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फेशियोला हेपेटिका में क्या होता है इनके अंदर, ये इसकी ओरल सकर होती है। दूसरा इनके अंदर एक ये लार्ज सकर होता है इनके, ये वेंट्रल साइड में जो इन पे लार्ज सकर होता है वो इनमें एसिटाबुलम होता है, जिसके कारण से ये एक ध्यान होगा आपको, एसिटाबुलम कैविटी होती है बोन में। ये क्या है, सकर है एसिटाबुलम, जो इनकी वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको वेंट्रल सकर भी कहेंगे। इस वेंट्रल सकर के कारण ये होस्ट के ऊपर जो है वो चिपकता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। ये इनके अंदर इसकी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। ये भी अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट में पूरी करता है, इसलिए ये भी डाइजेनेटिक होते हैं। इनके अंदर जो दो होस्ट होते हैं वो कौन कौन से होंगे, इनके दो होस्ट में प्राइमरी होस्ट जो है वो सीप या गोट होगा। प्राइमरी होस्ट जो है वो इनमें सीप या गोट होती है और सेकेंडरी होस्ट जो है वो इसमें स्नेल होते हैं। क्लियर यहां तक? इनके अंदर भी कई लार्वल स्टेज जो है वो इसमें फेशियोला में बनती है, जिनके अंदर मीरेसीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा और मेटासर्केरिया लार्वा। क्लियर यहां तक? अलग अलग लार्वल स्टेज है ये। मीरेसीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया और मेटासर्केरिया लार्वा बनते हैं। इनके अंदर जो लास्ट लार्वल स्टेज आप देख रहे हो, मेटासर्केरिया लार्वा, वो किसको इन्फेक्ट करता है, सीप या गोट को, प्राइमरी होस्ट को। और जो फर्स्ट लार्वा आप देख रहे हो, मीरेसीडियम लार्वा, वो इनमें स्नेल को इन्फेक्ट करता है। क्लियर यहां तक? इस तरीके से जो है वो इसमें सारा कंप्लीट फाइलम हो गया प्लेटिहेल्मिन्थिस। समझ में आ गया? अब प्लेटिहेल्मिन्थिस के बाद जो है वो हेल्मिन्थिस में ही एक दूसरा नेक्स्ट फाइलम जो है वो अपने कौन सा पढ़ेंगे, एस्केल्मिन्थिस। क्लियर? तो अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम एस्केल्मिन्थिस। तो एस्केल्मिन्थिस और प्लेटिहेल्मिन्थिस फाइलम में मेजर डिफरेंस अगर आप देखें तो क्या मेजर डिफरेंस है, बॉडी शेप का। मेजर डिफरेंस जो है वो प्लेटिहेल्मिन्थिस और एस्केल्मिन्थिस एनिमल्स में बॉडी शेप का मेजर डिफरेंस है। एक में कैसी बॉडी होगी, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी होगी और दूसरे में राउंडेड शेप में बॉडी होती है। क्लियर यहां तक? तो नेक्स्ट फाइलम जो है वो इसमें पढ़ेंगे एस्केल्मिन्थिस। नेक्स्ट एस्केल्मिन्थिस या निमेटोडा, एस्केल्मिन्थिस एस्केल्मिन्थिस या निमेटोडा। तो नेक्स्ट जो है वो इसकी क्या होगी, इसकी नेक्स्ट फाइलम है एस्केल्मिन्थिस या निमेटोडा। क्लियर? अब इसमें आप देखें एस्केल्मिन्थिस या निमेटोडा जो एनिमल्स है, इन एनिमल्स में दोनों जो नाम है वो किस आधार पे दिए गए हैं, या इसका मेन कैरेक्टर जो है वो क्या होता है इसका। एस्केल्मिन्थिस में दो टर्म है, एस्क प्लस हेल्मिन्थिस। तो इसमें दो टर्म जो है वो कौन कौन से हो गए, एक तो एस्क प्लस
हेलमिंथिस, एस्क प्लस हेलमिंथिस, एस्क मीन्स राउंड, एस्क मीन्स राउंड और हेलमिंथिस, हेलमिंथिस मीन्स वर्म। तो राउंड वर्म जितने भी होते हैं उन सारे एनिमल्स को एस्केलमिंथिस फाइलम में रख दिया। राउंड वर्म्स का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या होता है कि इनके अंदर शरीर की लंबाई ज्यादा होती है, लेकिन ऐसे शरीर की लंबाई में ये वर्म लाइक होते हैं, लेकिन पूरी लंबाई में शरीर जो है वो गोल बना रहता है। जैसे ये है तो पूरी लंबाई में इनके हेड से लेके टेल पार्ट तक या लास्ट पार्ट तक बॉडी जो है वो इनके अंदर कैसी रहेगी, गोल बॉडी होती है, राउंडेड बॉडी होती है। राउंडेड बॉडी में किसी भी क्रॉस सेक्शन में आप लें तो कहीं से भी क्रॉस सेक्शन लें तो उनकी बॉडी कैसी दिखेगी, राउंड बॉडी दिखेगी। जबकि प्लेटिहेलमिंथिस में बॉडी रिबन लाइक होती है। समझ में आ गई? प्लेटिहेलमिंथिस की बॉडी जो है वो कैसी होती है, रिबन लाइक बॉडी होती है, जबकि इनकी राउंडेड बॉडी होती है। गोल शरीर जो है वो इनमें पाया जाता है। क्लियर यहां तक? तो एस्क हेलमिंथिस में एस्क प्लस हेलमिंथिस राउंड वर्म होंगे। तो ये गोल शरीर वाले कृमि रूपी जंतुओं को इसमें रखा गया है और इनको गैगनबोर्ड ने ही एस्क हेलमिंथिस नाम दिया था। निमेटोडा नाम किसने दिया? ग्रोबन ने। निमेटोडा नाम लिया गया है, निमेटोडा लिया गया निमेट हेलमिंथिस से। निमेट हेलमिंथिस, निमेट मीन्स थ्रेड, धागे, निमेट मीन्स थ्रेड या धागे होते हैं। तो ये इनके अंदर धागे रूपी शरीर होने के कारण इन जंतुओं को निमेट हेलमिंथिस या निमेटोडा कह दिया। समझ में आ गई? इन जंतुओं का धागे रूपी शरीर होने के कारण जो है वो इन जंतुओं को निमेट हेलमिंथिस या निमेटोडा नाम दे दिया गया। तो ये निमेटोडा नाम जो है वो इनको दिया था ग्रोबन ने और एस्क हेलमिंथिस नाम दिया इनको गैगनबोर्ड ने। तो गैगनबोर्ड ने इनको एस्क हेलमिंथिस नाम दिया और निमेटोडा नाम दिया था ग्रोबन ने। किस आधार पर? तो ग्रोबन ने इनको निमेटोडा नाम जो है वो किस आधार पर दिया था? थ्रेड लाइक बॉडी के कारण या धागे रूपी शरीर होने के कारण जो है वो इन जंतुओं को क्या नाम दे दिया? निमेटोडा। और राउंडेड बॉडी और वर्म लाइक बॉडी होने के कारण इनको क्या नाम दे दिया? तो राउंडेड एंड वर्म लाइक बॉडी होने के कारण गैगनबोर्ड ने इसको एस्क हेलमिंथिस नाम दिया। क्लियर यहां तक? अब आते हैं हम इसके जनरल कैरेक्टर पे। जनरल कैरेक्टर या सामान्य लक्षण अगर आप इनकी चर्चा करें तो जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टर या सामान्य लक्षणों में वही सबसे पहले बताएंगे इसका आवास और स्वभाव। तो आवास और स्वभाव में जनरली जो है वो कैसे होते हैं? ये जनरली जो है वो पैरासाइट होते हैं और इसके साथ साथ कुछ जो है वो इनमें स्वतंत्र जीवी होते हैं। क्लियर यहां तक? तो मोस्टली पैरासाइट, कुछ स्वतंत्र जीवी, कुछ फ्री लिविंग होंगे। तो ये मोस्टली पैरासाइट और कुछ फ्री लिविंग। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें और क्या बताएंगे? तो पहला ये हो गया कि मोस्टली ये पैरासाइट होंगे और कुछ इनमें फ्री लिविंग होंगे। उसके बाद नेक्स्ट इनके अंदर ये बताना है कि ये लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें कौन सा होगा। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अब अगर आप देखें इनका तो कौन सा लेवल होता है? प्लेटिहेलमिंथिस में आपने पढ़ा था ऑर्गन लेवल होता है। एस्क हेलमिंथिस उससे थोड़ा सा और इवोल्व्ड एनिमल होते हैं। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर यहां तक? तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद इसमें आप देखें सिलोम का एक जर्म लेयर और उसके आधार पे, तो जर्म लेयर के आधार पर अगर आप देखें जर्म लेयर और सिमेट्री के आधार पर तो कैसे होंगे ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल
ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ये चीज आपको मैंने पहले ही बता दी कि ये पॉइंट जो है वो आपके कोर्डेटा तक चलेगा, छोड़कर इकाइनोडर्मेटा को, कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। तीनों जर्म लेयर होंगी और द्विपार्श्व सम्मित होंगे। उसके बाद बताएंगे इसके सिलोम के बारे में। सिलोम के बारे में क्या बताओगे? सिलोम किस टाइप की होती है? इनमें सूडोसिलोम होती है जो मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती। तो मीजोडर्म से लाइंड सिलोम नहीं होती तो क्या कहेंगे? इसको सूडोसिलोम कहेंगे। तो ये इनके अंदर जो है वो इसमें सूडोसिलोम, और सूडोसिलोम वाले प्रोटोस्टोमिया होते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया, सूडोसिलोमेट एंड प्रोटोस्टोम्स, सूडोसिलोमेट एंड प्रोटोस्टोम्स। ब्लास्टोपोर से मुख बनेगा और उसके साथ साथ आभासी सिलोम होती है जो मीजोडर्म से आस्तरित नहीं होती है। क्लियर? यहां तक सिलोम का बता दिया। उसके बाद बताएंगे इसका बॉडी प्लान। इसमें बॉडी प्लान जो है वो किस टाइप का बताओगे भी? बॉडी प्लान कैसा होता है? ब्लाइंड सेक होता है या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है? अब यहां आप एक चीज ध्यान में रखें, इससे पहले जो आपने प्लेटिहेल्मिन्थेस टिनोफोरा सिलेंट्रेटा तक पढ़े थे वहां तक ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान चल रहा था, क्योंकि वहां एलिमेंट्री केनाल की केवल एक ही ओपनिंग जो है वो आप देख रहे थे, केवल माउथ होती है। जबकि एस्केल्मिन्थेस से आगे जंतुओं में आप देखें तो इनके अंदर एक सिरे पर मुख और दूसरे सिरे पर गुदा होती है। तो इसका मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल है, पूर्ण आहार नाल इनमें पाई जा रही है। तो पूर्ण आहार नाल का पाए जाने का मतलब किस तरह का बॉडी प्लान हो गया? बॉडी प्लान जो है वो इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। क्लियर यहां तक? तो इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे? इनकी बॉडी शेप। बॉडी शेप जो है वो इनकी कैसी होगी? वर्म लाइक बॉडी होगी, जो पूरी लंबाई में जो है वो गोल शरीर होता है। क्लियर यहां तक? कृमि रूपी और पूरी लंबाई में गोल शरीर, शरीर जो है वो कृमि रूपी वह संपूर्ण लंबाई में गोल होगा। शरीर कृमि रूपी वह संपूर्ण लंबाई में गोल शरीर होगा। क्लियर यहां तक? तो ये कृमि रूपी होंगे और संपूर्ण लंबाई में जो है वो इनका शरीर गोल होता है। तो कृमि रूपी और संपूर्ण लंबाई में गोल शरीर, ये इनके अंदर शरीर का आकार बता दिया। इसके बाद इनके अंदर जो बॉडी वॉल है वो त्रिस्तरीय होती है। सबसे बाहर क्यूटिकल होती है, उसके बाद सिंसिशियल एपिडर्मिस होती है और उसके बाद मसल लेयर होती है। क्लियर यहां तक? तो बॉडी वॉल के अंदर 3 लेयर बनेंगी। बॉडी वॉल ट्रिपल लेयर होंगी। इन ट्रिपल लेयर में जो है वो कौन कौन सी लेयर है? सबसे बाहर क्यूटिकल लेयर होती है, उसके अंदर सिंसिशियल एपिडर्मिस, होगी और उसके बाद जो है वो सबसे अंदर मसल लेयर होगी। सबसे अंदर जो है वो इसके मसल लेयर होगी। तो बॉडी वॉल में या देह भित्ति में इसके 3 स्तर पाए जाएंगे। इसकी देह भित्ति में 3 स्तर जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? सबसे बाहरी स्तर इसका क्यूटिकल है, फिर सिंसिशियल एपिडर्मिस, फिर मसल लेयर होगी। सिंसिशियल एपिडर्मिस जो है इसका मतलब क्या हो गया? सिंसिशियल एपिडर्मिस का मतलब होता है बहुकेंद्र की कोशिकाओं से बनी हुई एपिडर्मिस पाई जाएगी। क्लियर यहां तक? सिंसिशियल समझते हो आप? बहुकेंद्र की कोशिकाएं होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं, उनसे बनी हुई इनकी एपिडर्मिस होगी। तो उन कोशिकाओं से बनी हुई एपिडर्मिस को कहेंगे सिंसिशियल एपिडर्मिस। और सबसे अंदर की लेयर है वो इनमें मसल लेयर होंगी पेशी स्तरों का। ये 3 स्तरों में जो है वो इनकी बॉडी वॉल बनी होगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें स्केलेटन किस टाइप का होगा? इनमें हाइड्रोस्केलेटन होगा। स्केलेटन जो है वो इसमें हाइड्रोस्केलेटन होगा। हाइड्रोस्केलेटन का मतलब भी जो है वो क्या होगा? हाइड्रोस्केलेटन होगा। तो हाइड्रोस्केलेटन जंतु, इसका मतलब है कि इनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड की टर्जिडिटी है वो इनके बॉडी शेप को मेंटेन करती है। क्लियर यहां तक?
तो बॉडी शेप की टर्जिडिटी अगर बॉडी शेप को मेंटेन कर रही है, क्या कहेंगे इस स्केलेटन को? हाइड्रोस्केलेटन। तो हाइड्रोस्केलेटन होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे, एक इनके अंदर जो है वो इसमें इसकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी। उसके बाद बताएंगे इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद मस्कुलर फेरिंग्स, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद मस्कुलर फेरिंग्स। पेशीय ग्रसनी होती है, तो इनके अंदर पूर्ण आहार नाल होती है और उस पूर्ण आहार नाल के अंदर मस्कुलर फेरिंग्स या पेशीय ग्रसनी पाई जाती है। इनमें पाई जाने वाली जो पेशीय ग्रसनी है उसका क्या रोल होता है कि ये पेशीय ग्रसनी होने के कारण इस फेरिंजियल पार्ट को ये बाहर की तरफ इवर्ट करके और अपने भोजन को अंतर्ग्रहित कर सकते हैं। समझ में आ गई? तो इनके अंदर जो है वो भोजन को अंतर्ग्रहित करने के लिए या भोजन को इनटेक करने के लिए इनके अंदर क्या पाई जाती है? इनमें ये मस्कुलर फेरिंग्स होती है। क्लियर यहां तक? तो पूर्ण आहार नाल होगी जिसमें एक सिरे पर मुख और दूसरे सिरे पर गुदा पाई जाती है, और इनके अंदर जो फेरिंग्स होती है वो फेरिंग्स भी कैसी होगी? इनमें पाई जाने वाली फेरिंग्स जो है वो मस्कुलर फेरिंग्स या पेशीय ग्रसनी होती है, जो बाहर इवर्ट होकर भोजन का अंतर्ग्रहण कर सकती है और भोजन को अंदर ले सकती है। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद मस्कुलर फेरिंग्स। क्लियर यहां तक? उसके बाद इनके अंदर जो है वो नेक्स्ट इसमें डाइजेशन किस तरीके से होगा? तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। क्लियर यहां तक? तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, इट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा इनमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद इसमें डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन बताएंगे। रेस्पिरेशन कैसा होगा इनमें? रेस्पिरेशन जो है उसके लिए बॉडी सरफेस से ही जो है वो रेस्पिरेशन करेंगे। तो ये रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस। क्लियर? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा और रेस्पिरेशन इसमें बॉडी सरफेस से होगा। क्लियर यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक्सक्रीशन अगर आप देखें तो एक्सक्रीशन के लिए इसमें क्या होते हैं? रेनेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो एच शेप की होती है। तो एक्सक्रीशन बाई एक्सक्रीशन, जैसे इसमें आपने पढ़ा था प्लेटिहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीशन किससे हो रहा है? फ्लेम सेल से। और एस्केल्मिन्थेस में एक्सक्रीशन जो होगा वो किससे होता है? रेनेट सेल से। तो एक्सक्रीशन बाई एच शेप्ड रेनेट सेल, एच शेप्ड रेनेट सेल्स। तो ये एच शेप की रेनेट सेल से इनमें एक्सक्रीशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या बताएंगे? एक इनके अंदर नर्वस सिस्टम, इनका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा प्लेटिहेल्मिन्थेस से इवोल्व होता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस में लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। इसमें एक फेरिंग्स के चारों तरफ एक नर्व रिंग बन जाती है, उससे दो लॉन्जिट्यूडिनल नर्व निकलती है जो उनकी पूरी बॉडी में फैली होती है। क्लियर यहां तक? तो नर्वस सिस्टम जो इसका होगा वो कैसा होगा? नर्वस सिस्टम किस किस से बना है? सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग से और वेंट्रल नर्व कोड से। तो इसमें नर्वस सिस्टम सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग, तो सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग और नर्व कोड से बना होता है। तो इसका नर्वस सिस्टम सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग और नर्व कोड से बना हुआ होगा, वेंट्रल नर्व कोड होगी। तो तंत्रिका तंत्र है वो सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग और इसके साथ साथ वेंट्रल नर्व कोड से बना हुआ तंत्रिका तंत्र होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखें तो नर्वस सिस्टम के बाद इसके सेंस ऑर्गन्स। तो नर्वस सिस्टम के बाद इनके सेंस ऑर्गन्स अगर आप देखें, संवेदी अंग या रिसेप्टर, तो इनमें संवेदी अंग या रिसेप्टर के रूप में जो है वो इनके अग्र सिरे पर होते हैं, एक तो एम्फिड्स, और पश्च सिरे पर इनमें फेसमिड्स पाए जाते हैं। जो कैसे होते हैं? ये एक तो संवेदी पेपिला होती है, इनके मुख जो होता है उस मुख के चारों तरफ 3 ओष्ठ होते हैं। माउथ जो है इनका
उसके चारों तरफ जो है वो 3 ओस्ट होते हैं और उन 3 ओस्ट पर सेंसरी पेपिला होती है, वो तो इनमें स्पर्श संवेदी होती है। एम्फीड्स और फेसमिड्स होते हैं पुच्छीय संवेदी अंग और एम्फीड्स होते हैं अग्र संवेदी अंग, ये दोनों रसायन ग्राही होते हैं। तो सेंस ऑर्गन में जो है वो एक तो सेंसरी पेपिला होती है, ये तो होती है स्पर्शग्राही, ये स्पर्शग्राही होती है जो आपको बताया कहाँ होती है, होठों पे पाई जाती है। और दूसरा जो है वो इनमें एम्फीड्स एंड फेसमिड्स, ये दोनों रसायन ग्राही होते हैं। एम्फीड्स एंड फेसमिड्स ये दोनों इसके रसायन ग्राही होंगे जो कहाँ पाए जाते हैं, ये रसायन ग्राही जो है वो इनमें एक अग्र सिरे पर पाया जाता है और फेसमिड्स इनके पश्च सिरे पर पाए जाते हैं। क्लियर। सेंस ऑर्गन के बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें बताएंगे इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेस पर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेस पर आप बताएंगे तो कैसे होंगे, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी जंतु होते हैं जिनके अंदर लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है, तो ये यूनिसेक्सुअल होंगे, ये एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल होंगे जिनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी पाई जाती है। यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होगी इनमें। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब जो है वो आप समझते हो जिनके अंदर नर और मादा को इनके एक्सटर्नल फीचर के बेस पर, बाहरी संगठन के आधार पर, संरचना के आधार पर डिफरेंशिएट किया जा सके, तो वो होता है इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता। तो इनके लैंगिक द्विरूपता में या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में क्या होता है कि इनके अंदर नर की लंबाई जो है, शरीर की लंबाई वो मादा से कम होती है और इसके साथ साथ इनका पुच्छ सिरा जो होता है वो थोड़ा कर्व्ड या मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इनके पूंछ भाग में जो है वो पीनियल स्पिक्यूल्स या पीनियल सूक पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक, जो इनके मैथुन में सहायक होते हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो इसके नर और मादा में अगर आप देखें तो एस्केरिस का अगर आप देखें तो एस्केरिस में ये जैसे ये मादा एस्केरिस और नर एस्केरिस जो है वो आकार में इनसे, शरीर जो है वो नर एस्केरिस का इनसे छोटा होता है और उसके साथ साथ इनकी पूंछ जो है वो कर्व्ड होती है। ये ऐसे जो है वो इनमें कर्व्ड टेल होती है, पूंछ इसमें मुड़ी हुई होती है, इसके ऊपर ये पीनियल सूक होते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो ये इनके अंदर जो है वो पीनियल स्पिक्यूल, एक तो पूंछ भाग में ये पाए जाएंगे, पीनियल स्पिक्यूल्स होते हैं, और ये इसमें जो है वो मादा एस्केरिस है, ये इसका नर एस्केरिस है। तो नर और मादा एस्केरिस में अगर आप देखें तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में या लैंगिक द्विरूपता के अंदर जो है वो क्या है, ये तो फीमेल है, ये फीमेल होती हैं और ये इसमें मेल होते हैं। तो ये मेल एस्केरिस, ये फीमेल एस्केरिस है। तो दोनों में लैंगिक द्विरूपता में आप देख रहे हैं कि नर जो है वो लंबाई में मादा से छोटे होते हैं और उसके साथ साथ इनका पूंछ भाग जो है वो वक्रित या मुड़ा हुआ होता है। क्लियर। दूसरा, इनके अंदर नर में जो है वो मैथुन के लिए पीनियल सूक या पीनियल स्पिक्यूल्स जो है वो ये भी पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होगी और यूनिसेक्सुअल होंगे। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद बताएंगे इनमें इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। तो आंतरिक और पर निषेचन करेंगे। इसके बाद इनमें डेवलपमेंट बताएंगे। डेवलपमेंट जो होता है वो इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लेकिन एस्केरिस के अंदर एक लार्वा बनता है, रेप्डिटिफॉर्म लार्वा। क्लियर यहाँ तक। तो इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एस्केरिस जो है वो इसका अपवाद है, जिसमें कौन सा लार्वा बनता है, रेप्डिटिफॉर्म लार्वा बनता है। इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, केवल एस्केरिस में रेप्डिटिफॉर्म लार्वा बनता है। एस्केरिस में रेप्डिटिफॉर्म लार्वा बनेगा
और बाकी में लार्वा नहीं बनता। क्लियर यहाँ तक? ये सारा जो है वो एस्केलमिंथिस के जनरल कैरेक्टर हो गए। एस्केलमिंथिस के जनरल कैरेक्टर के बाद इनमें क्लासिफिकेशन देखें तो एस्केलमिंथिस जंतुओं को दो क्लासेस में बांटा गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेस्मिड्स। तो फेस्मिड आप देख रहे हो कि फेस्मिड क्या होते हैं, इनकी उत्सर्जी नलिकाएं और फेस्मिड की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर इनको दो क्लासेस में बांटा गया है। तो क्लासेस कौन कौन सी है इसकी? एस्केलमिंथिस को इसके फेस्मिड्स की उपस्थिति और उत्सर्जी नलिकाओं की अनुपस्थिति उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार में जो है वो इसको बांटा गया है। ये इनके अंदर क्लास फर्स्ट फेस्मिडिया और एक तो क्लास होती है ए फेस्मिडिया और दूसरी क्लास फेस्मिडिया, ए फेस्मिडिया एंड फेस्मिडिया। तो इनके अंदर जो है वो आप दोनों क्लास में देख रहे हैं। फेस्मिड जो है वो क्या है, इनके पुच्छीय संवेदी अंग है। इनके और उत्सर्जी नलिकाओं की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर इसको दो में बांटा गया है। एक क्लास है ए फेस्मिडिया, दूसरी क्लास फेस्मिडिया। ए फेस्मिडिया में सबसे पहला क्या बताएंगे, फेस्मिड्स एब्सेंट होते हैं, फेस्मिड्स एब्सेंट होंगे और इनमें फेस्मिड्स प्रेजेंट होंगे। तो पुच्छीय संवेदी अंग जो है वो फेस्मिड्स इनमें नहीं पाए जाते और फेस्मिडिया में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें पढ़ेंगे, ये फेस्मिड्स का हो गया। दूसरा डिफरेंस इनके अंदर जो है वो क्या दे सकते हैं, एक इनके अंदर फेस्मिड के अलावा उत्सर्जी नलिकाएं, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल या उत्सर्जी नलिकाएं अनुपस्थित या अल्पविकसित, उत्सर्जी नलिकाएं अनुपस्थित या अल्पविकसित होती हैं। उत्सर्जी नलिकाएं अनुपस्थित या अल्पविकसित, इनमें उत्सर्जी नलिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं। क्लियर? तो इनके अंदर जो है वो फेस्मिड एब्सेंट, प्रेजेंट, उत्सर्जी नलिकाएं या तो अनुपस्थित होती हैं या अल्पविकसित होती हैं। इनमें उत्सर्जी नलिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं। एक पुच्छीय आसंजक ग्रंथियां, कॉडल एडेसिव ग्लैंड, पूछ भाग में जो है वो आसंजी ग्रंथियां जो है उसके आधार पर भी इनमें अंतर होंगे। ए फेस्मिडिया में ये पाई जाती है, फेस्मिडिया में ये नहीं होती। क्लियर यहाँ तक? तो पुच्छीय आसंजक ग्रंथियां, पुच्छीय आसंजक ग्रंथियां इनमें प्रेजेंट होती है फेस्मिडिया, ये ए फेस्मिडिया में ये पुच्छीय आसंजक ग्रंथियां प्रेजेंट होंगी और इनमें पुच्छीय आसंजक ग्रंथियां एब्सेंट होती हैं। क्लियर यहाँ तक? ये इनमें अंतर हो गए ए फेस्मिडिया और फेस्मिडिया में, कि ए फेस्मिडिया जो होंगे उनमें पुच्छीय आसंजक ग्रंथियां भी पाई जाती है लेकिन फेस्मिडिया में ये नहीं होती। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में इसके अंदर एक चीज जो है वो आप इसमें ध्यान रखें, जैसे एस्केरिस के अंदर आपने पढ़ा लार्वा, इनके अंदर लार्वा जो है वो किसमें पाया जाता है, एस्केरिस में ही बनता है, जिसको क्या कहेंगे, रेप्टिफॉर्म लार्वा कहते हैं। इनके अंदर जो लार्वा पाया जाता है उनके अंदर भी एक विशेषता होती है, यूटेली की विशेषता। इनमें क्या होता है, यूटेली होती है। और यूटेली का मतलब जो है वो क्या होता है कि इनके लार्वा और एडल्ट में कोशिकाओं की संख्या समान होती है। केवल कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती हैं, लार्वा से एडल्ट में बदलते समय कोशिकाएं संख्या में वृद्धि नहीं करती। क्लियर यहाँ तक? तो इनके अंदर जो है वो एस्केलमिंथिस जंतुओं में ये विशेषता है कि इन जंतुओं में यूटेली पाई जाती है। यूटेली का मतलब है कि लार्वा जब वयस्क में कायांतरण होता है तो उसमें केवल लार्वा की कोशिका की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होते, केवल कोशिकाओं की वृद्धि होती है आकार में। क्लियर यहाँ तक? उसको कहा जाता है यूटेली। क्लियर? एग्जाम्पल आप देखें कि एग्जाम्पल इसमें ए फेस्मिडिया में एग्जाम्पल हो जाएगा डेस्मोस्कोलेक्स, इसका एग्जाम्पल डेस्मोस्कोलेक्स हो जाएगा। और फेस्मिडिया में एग्जाम्पल वुचरेरिया,
ध्यान होगा भी आपको किसका कारण होता है ये, वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई जो है वो आपने पढ़ा हाथी पांव रोग का कारण होता है। क्लियर यहाँ तक? तो वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई होता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नारूकृमि होता है, जिससे नारू रोग होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस को नारूकृमि कहेंगे, इसको फाइलेरियल कृमि कहेंगे, जिससे इससे नारू रोग होता है, उससे फाइलेरियसिस या हाथी पांव रोग होता है। उसके बाद एक जो है वो इसके अंदर इसका ट्राइकिनेलिस वीपम और लोआ आइवम। क्लियर? ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। वुचेरेरिया होता है, ड्रैकनकुलस, ट्राइकिनेलिस, लोआ एस्केरिस होता है राउंड वर्म। क्लियर? तो ये सारे फेस मीडिया में एग्जाम्पल होंगे। ठीक है यहाँ तक? इससे एस्केरियसिस रोग हो जाता है, लोआ नेत्रकृमि होता है, और ट्राइकिनेलिस एक ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई। क्लियर? ये इसके एग्जाम्पल हो गए। समझ में आ गए यहाँ तक? ये आपके फाइलम एस्केलमिंथिस हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम की स्टडी करेंगे, फाइलम एनेलिडा। तो इसमें एस्केलमिंथिस के बाद नेक्स्ट फाइलम है एनेलिडा। एनेलिडा फाइलम में मुख्य विशेषता एनेलिडा जंतुओं की क्या होती है? एनल्स की प्रेजेंस, या इनमें क्या पाए जाते हैं? एनल्स या रिंग्स पाई जाती हैं। एनल्स या रिंग्स की उपस्थिति एनेलिडा का विशेष लक्षण है। तो इसमें आप देख रहे हैं नेक्स्ट फाइलम जो है वो एनेलिडा फाइलम है। एनेलिडा फाइलम में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एनल्स रिंग्स, प्रेजेंस ऑफ एनल्स या रिंग्स। तो एनल्स या रिंग्स की उपस्थिति ये इनमें एनेलिडा का विशिष्ट लक्षण है। तो एनल्स या रिंग्स जो है वो इसमें क्यों कह रहे हैं इसको रिंग्स की प्रेजेंस? इनके अंदर मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होता है। तो इन जंतुओं के अंदर वास्तविक विखंडन या मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। ये शरीर अंदर से जो है वो सेगमेंट में बटा होता है। तो शरीर अंदर से भी सेगमेंट्स में बटा होता है, इस कारण से ऐसे लगता है जैसे रिंग के ऊपर रिंग रखी हुई है, इसीलिए इनको एनेलिडा नाम दिया है। तो रिंग के ऊपर रिंग जो है उसके रूप में इनका शरीर जो है वो अरेंज होता है मेटामेरिकली सेगमेंटेशन के कारण, जिससे क्या कहेंगे इसको? एनल्स की प्रेजेंस के कारण एनेलिडा कह दिया। एनेलिडा नाम जो है वो इन जंतुओं को लेमार्क ने दिया था। एनेलिडा नाम जो है वो इसको लेमार्क ने दिया था। किस आधार पर? एनल्स की उपस्थिति के आधार पर। अब इसमें आप इसके जनरल कैरेक्टर अगर आप देखें तो जनरल कैरेक्टर्स में या सामान्य लक्षणों में जनरल कैरेक्टर, तो एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर में सबसे पहली चीज वही बताएंगे, आवास और स्वभाव। तो आवास और स्वभाव में जो है वो क्या बताओगे? एनेलिड्स में जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं। देखते हो आप जैसे अर्थवॉर्म है वो किस में पाया जाता है? नम मिट्टी में पाए जाते हैं। निरीज है वो जल में पाए जाते हैं। ऐसे ही परजीवी भी होते हैं, जिसमें हिरुडिनेरिया, लीच, जोंक, वो कैसे आवास में होते हैं? वो इनके अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जलीय, स्थलीय और परजीवी आवास में पाए जाएंगे। तो इसमें हैबिटेट के आधार पर अगर आप देखें तो जलीय, स्थलीय व परजीवी पैरासिटिक फॉर्म में भी होंगे। तो आवास के आधार पर तो जलीय, स्थलीय और परजीवी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा होगा? अब एस्केलमिंथिस के बाद जितने भी फाइलम पढ़ेंगे सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलप हो चुका है। क्लियर यहाँ तक? तो अब आगे कोर्डेटा तक यही लेवल चलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताएंगे इसमें? तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद नेक्स्ट बताना आपको कि इनमें सिमेट्री और जर्म लेयर कितनी है,
वही जो आपने प्लेटिहेल्मिन्थिस से स्टार्ट की थी। ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। क्लियर यहां तक? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। उसके बाद इसकी सिलोम बताएंगे। सिलोम के अंदर क्या बताओगे, कैसी होती है सिलोम? सिलोम जो है वो इनके अंदर वास्तविक सिलोम होती है। वास्तविक सिलोम में भी दो टाइप की होती है ओरिजिन के बेस पर, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। प्लेटिहेल्मिन्थिस आपने पढ़े थे, एसिलोमेट थे, एस्केल्मिन्थिस सूडोसिलोमेट है और एनेलिडा साइजोसिलोमेट है, जिनके अंदर सिलोम की ओरिजिन मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से होती है। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें बताएंगे, नेक्स्ट इसकी सिलोम के बारे में। तो साइजोसिलोमेट, साइजोसिलोमेट एंड प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोम्स। तो साइजोसिलोमेट तक जब तक चलेंगे तब तक ये सारे कैसे हैं, प्रोटोस्टोमिया भी हैं। क्लियर यहां तक? केवल एंटेरोसिलोमेट जो होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोमिया है। क्लियर यहां तक? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा ये केवल ड्यूटेरोस्टोमिया है, बाकी सारे यहां तक जो है वो प्रोटोस्टोम है। कहां से? प्लेटिहेल्मिन्थिस से। प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का तक प्रोटोस्टोम्स। तो साइजोसिलोमेट एंड प्रोटोस्टोम्स होंगे। उसके बाद बॉडी प्लान, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। ध्यान है भैया, हर नाल जो है वो पूरी होती है इनमें, मुख से लेकर गुदा तक होती है। और क्या कहेंगे इसको, मुख से गुदा तक आहार नाल पाई जाती है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। तो इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। इसके बाद बताना आपको शरीर जो है वो कैसा होता है इनका। इनके शरीर में जो है वही क्या क्या पाए जाएंगे, इनका शरीर जो है वो कैसा होगा, इनमें वर्म लाइक बॉडी होती है। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल और वर्म लाइक बॉडी होगी जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होंगे। क्लियर? तो इसमें लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड वर्म लाइक बॉडी, long cylindrical and worm like body with metamerism, with metamerically segmented body होती है। तो लंबा बेलनाकार और वर्म लाइक शरीर होगा जिसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होता है। तो मेटामेरिकी सेगमेंटेशन होगा। उसके बाद बताएंगे इसमें स्केलेटन। स्केलेटन कैसा होता है, इसमें भी वही हाइड्रोस्केलेटन ही होता है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड ही जो है वो बॉडी शेप को मेंटेन करेगा। क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोस्केलेटन। तो हाइड्रोस्केलेटन होगा। उसके बाद गमनांग, लोकोमोशन किससे होगा इनमें, गमनांग या लोकोमोशन के लिए जो है वो इसमें क्या होते हैं, लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया एंड सिटी होते हैं। और कुछ पैरासिटिक जंतुओं में ये सकर्स और मसल्स के कारण भी लोकोमोशन कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? तो लोकोमोशन जो है वो पैरापोडिया, सिटी एंड सकर, पैरापोडिया, सिटी एंड सकर्स। तो लोकोमोशन बाई पैरापोडिया, सिटी एंड सकर्स, इनके द्वारा इनमें लोकोमोशन होगा। तो पैरापोडिया, सिटी और सकर्स के कारण जो है वो इनमें लोकोमोशन होगा। सकर्स इनमें हिरुडिन एरिया जो होते हैं इनकी दोनों सतह पर सकर्स या चूसक पाए जाते हैं, और इनकी दोनों सतह पर पाए जाने वाले चूसक के कारण ये गति कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? वो चूसक और उनकी मसल्स जो है वो इनकी गति में सहायक होती हैं। और निरीज के अंदर इसके लिए पैरापोडिया होते हैं और पैरापोडिया के ऊपर सूख पाए जाते हैं। और इनके अंदर अर्थवॉर्म में अगर देखें तो डायरेक्ट ही क्या होंगे, अर्थवॉर्म के अंदर डायरेक्ट सिटी होती हैं जो इनकी देह भित्ति से, सूख होते हैं जो इनकी डायरेक्ट देह भित्ति पे जुड़े रहते हैं। क्लियर यहां तक? इनमें पैरापोडिया नहीं होते। तो लोकोमोशन जो है वो पैरापोडिया, सिटी और सकर्स के द्वारा लोकोमोशन होता है।
उसके बाद इनके अंदर जो है वो नेक्स्ट बताएंगे इनका पाचन तंत्र। तो इनके अंदर जो है वो कंप्लीट और स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होगी, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी। क्लियर यहाँ तक? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेशन जो है वो कैसा होगा इनमें? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है तो डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। क्लियर? तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। उसके बाद रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो है वो इनमें किससे होता है? मोइस्ट स्किन से। एनेलिडा जो जंतु होते हैं वो एनेलिडा जंतु अपनी स्किन को हमेशा नम बना के रखेंगे। इनके लिए इनके अंदर जो है वो डोर्सल पोर होते हैं, पृष्ठीय छिद्र होते हैं। उन पृष्ठीय छिद्र से इनका सिलोमिक द्रव बाहर निकलता रहता है और पृष्ठीय छिद्र से जो सिलोमिक द्रव बाहर निकलेगा वो इनकी बॉडी सरफेस को मॉइस्ट रखेगा, नम बना के रखेगा, जो क्या करेगी? बाहर की जो ऑक्सीजन है उसको डिसोल्व कर लेती है और बाहर के ऑक्सीजन को डिसोल्व करके वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर यहाँ तक? और CO2 को बाहर रिलीज कर देती है। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनमें रेस्पायरेशन जो है वो किससे होगा? इनमें मॉइस्ट स्किन से होगा। रेस्पायरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन, तो नम त्वचा से इनमें रेस्पायरेशन होगा। उसके बाद पढ़ेंगे इनका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो आपने पढ़ा अभी प्लेटियलमिन्थिस में एक्सक्रीशन किससे हो रहा था? फ्लेम सेल से। एस्केलमिन्थिस में रेनेट सेल से। और एनेलिडा में एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया से होता है। तो इनके अंदर जो है वो एक्सक्रीशन के लिए या उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया होते हैं। और ये आपने सुने होंगे जैसे अर्थवॉर्म में 3 तरह के नेफ्रीडिया होते हैं। फेरेंजियल नेफ्रीडिया होते हैं, इसमें फेरेंजियल नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया होते हैं और इंटेगमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो है वो ये नेफ्रीडिया होते हैं जो इनमें ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या पाए जाते हैं? इनमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं जो उत्सर्जी पदार्थों को या नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करके शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के द्वारा होगा। एक्सक्रीशन के बाद जो है वो इसमें क्या बताएंगे? इसका सर्कुलेशन। एनेलिडा जंतुओं के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होगा। विशेष रुधिर वाहिनियों में रक्त का प्रवाह होता है। क्लियर यहाँ तक? तो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो इनके अंदर जो है वो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। एक इसके साथ साथ इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इनके अंदर जो है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन की तरह, जो इनकी रक्त कोशिकाओं में नहीं होकर इनके प्लाज्मा में होता है, जिसको क्या कहेंगे? एरिथ्रोक्रुओनिन कहेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो इनके ब्लड में पाया जाएगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक इनके रुधिर में जो है वो कौन सा होता है? इनके ब्लड के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो एरिथ्रोक्रुओनिन होता है। एरिथ्रोक्रुओनिन होता है। इनके अंदर पाया जाने वाला जो एरिथ्रोक्लोरीन है वो कहाँ पाया जाता है? इनके प्लाज्मा में होता है। तो ये इनकी ब्लड सेल में नहीं होकर इनके प्लाज्मा में पाया जाने वाला वर्णक है। ये श्वसन वर्णक जो है वो एरिथ्रोक्रुओनिन होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये एरिथ्रोक्रुओनिन जो है वो श्वसन वर्णक है जो इनके रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपको ध्यान है भी O2 CO2 का जो ट्रांसपोर्ट कर सके, तो ये O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ये इसमें एरिथ्रोक्रुओनिन पिगमेंट होगा। क्लियर यहाँ तक? ये इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता दिया। उसके बाद इसका बताएंगे नर्वस सिस्टम। इनमें नर्वस सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है जो किस किस से बना है? वही सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग, फेरिंग्स के चारों तरफ नर्व रिंग बनती है जिसमें ऊपर की तरफ गैंग्लियन, नीचे की तरफ गैंग्लियन होते हैं। फेरिंग्स के ऊपर वाले गैंग्लियन है वो सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन, नीचे के गैंग्लियन है वो सब फेरेंजियल गैंग्लियन होते हैं। ये आपस में मिलके
और फेरिंग्स के चारों तरफ एक क्या बना देंगे, रिंग बना देंगे, जो इसमें ब्रेन रिंग की तरह काम करेगी, एनालिसिस भी कर सकती है। क्लियर यहाँ तक? और उससे सब फेरिंजियल गैंग्लियन है, उनसे डबल वेंट्रल नर्व कोड अराइज होती है। क्लियर यहाँ तक? तो इनके अंदर जो है वो इस तरीके से, ये ऊपर तो क्या होते हैं, ये इनमें सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लियन होते हैं और नीचे इसके सब फेरिंजियल गैंग्लियन होते हैं। तो ये सुप्रा फेरिंजियल और सब फेरिंजियल गैंग्लियन जो है वो आपस में मिलके नर्व रिंग बना देंगे और यहाँ से जो है वो इनके अंदर एक डबल वेंट्रल नर्व कोड निकलती है। क्लियर यहाँ तक? जो पूरी बॉडी में जो है वो इम्पल्स को रिसीव करती है। समझ में आ गई बात? तो इस हिसाब से जो है वो इसका नर्वस सिस्टम होगा। किस किस से बना हुआ है नर्वस सिस्टम? सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग, सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग, तो ये जो है वो सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग होगी और प्लस वेंट्रल नर्व कोड, वेंट्रल नर्व कोड होती है, सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कोड। तो ये नर्वस सिस्टम जो है वो इसका किससे बन रहा है? सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग से और वेंट्रल नर्व कोड से बना हुआ तंत्रिका तंत्र है। उसके बाद इसके सेंस ऑर्गन बताएंगे। सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स में जो है वो क्या बताना है कि सेंस ऑर्गन्स के बेस पर अगर आप देखें तो सेंस ऑर्गन्स में इनमें फोटो रिसेप्टर भी होते हैं, इसके अलावा टच रिसेप्टर होते हैं। क्लियर? तो इनमें टच रिसेप्टर, टच रिसेप्टर एंड फोटो रिसेप्टर, टच रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर जो है वो इसमें सेंस ऑर्गन्स होंगे। उसके बाद मोस्टली ये बाइसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट, मोस्टली बाइसेक्सुअल, समझ गए? वैसे दोनों होंगे, कुछ यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, कुछ इसमें बाइसेक्सुअल होते हैं। तो मोस्टली बाइसेक्सुअल, दोनों तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होगा और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और उसके बाद इनके अंदर जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और एक इन एनिमल्स में जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के डेवलपमेंट होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो कौन सा लार्वा बनेगा इनमें? ट्रोकोफोर लार्वा बनेंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में इनमें ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। इस तरीके से जो है वो इनके अंदर ये सारे एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर्स हो गए। एक इसमें एनेलिडा के अंदर आपने देखा कि जो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें एक अपवाद है, हिरुडीनिया क्लास। हिरुडीनिया क्लास के जो जंतु होते हैं उनमें खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है और बाकी सब में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। क्लियर यहाँ तक? एनेलिडा में बाकी सब में बंद परिसंचरण तंत्र है, लेकिन हिरुडीनिया क्लास जो होगी उसके जंतुओं में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। क्लियर यहाँ तक? ये सारे जनरल कैरेक्टर है। इसके बाद पढ़ेंगे एनेलिडा का क्लासिफिकेशन। आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट क्लास में एनेलिडा का क्लासिफिकेशन और उसके आगे के फाइलम पढ़ेंगे। ठीक है? ओके बेटा, बाय।